नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है गुप्तकाल और गुप्तकाल के आगे लिखा है पार्ट 4। गुप्तकाल का जो इतिहास हमने पढ़ा, अब तक हमने देखा था कि गुप्तकालीन शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। आज की जो कक्षा है ये बेसिकली जो ध्यान में रखकर मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है गुप्तकालीन साहित्य। आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन साहित्य की। देखिएगा, गुप्तकालीन अगर साहित्य की हम बात करें तो गुप्तकालीन साहित्य के लिए पहली चीज ये है कि साहित्य का मतलब होता है समाज का दर्पण। और साहित्य जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। अब गुप्तकालीन साहित्य जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत साहित्य का स्वर्णिम काल है। पहली चीज, गुप्तकाल का साहित्य जो है संस्कृत साहित्य का स्वर्णिम काल है। और गुप्तकाल की राजकीय भाषा, गुप्तकाल की जो राजकीय भाषा है, ये ध्यान रखिएगा, ये है संस्कृत। अब कालिदास के अगर हम नाटक देखें तो कालिदास के नाटकों में आप देखेंगे कि समाज का जो उच्च वर्ग है वो नाटकों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहा है, और समाज का जो निम्न वर्ग है और महिलाएं जो हैं वो प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रही हैं नाटकों में। तो कालिदास के नाटकों में उच्च वर्ग तो संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहा है और निम्न वर्ग जो है ये प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब गुप्तकालीन साहित्यों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, गुप्तकालीन साहित्यों में एक साहित्य जो है उसे हम कहते हैं नाटक। तो गुप्तकालीन साहित्य जो है उनमें नाटक है, उनमें काव्य है। तो गुप्तकालीन साहित्य की अगर बात करें तो ये प्रेम प्रधान है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चीज प्रेम प्रधान। चाहे आप शकुंतला और दुष्यंत की कहानी देख लीजिए, चाहे आप मालविका अग्निमित्र की कहानी देख लीजिए, तो प्रेम प्रधान है। और प्रेम प्रधान होने के बाद इनका अंत, ये ध्यान रखिएगा, अंत जो है यह है सुखांत। लेकिन एक ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है, शूद्रक। शूद्रक का एक ग्रंथ है मृच्छकटिकम। शूद्रक का मृच्छकटिकम। और शूद्रक का जो ये मृच्छकटिकम है, नाटक है, मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना। और ये जो नाटक है मृच्छकटिकम, इसका अंत दुखांत है। अंत दुखांत है।
तो गुप्तकालीन साहित्यों की बात करें तो गुप्तकालीन साहित्य में इंपॉर्टेंट है नाटक। और गुप्तकालीन साहित्य की क्या विशेषता है बोले, गुप्तकालीन साहित्य की विशेषता यह है कि ये प्रेम प्रधान है और इनका अंत जो है वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सुखांत है। आगे बात करें, अब हमने क्या किया कि गुप्तकालीन साहित्यों को गुप्तकालीन साहित्य को कुछ विभाजन कर दिया। जैसे गुप्तकालीन साहित्यों में पहला अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा प्रशस्ति साहित्य। पहला है प्रशस्ति, चाहे प्रयाग प्रशस्ति देख लीजिए, या फिर अगर आप देखें तो वीर साहब का उदयगिरी गुहा लेख देखिए, या फिर अगर आप देखें तो वत्स भट्टी के द्वारा रचित मंदसौर प्रशस्ति। तो पहले हमने देखा है प्रशस्ति, उसके बाद हम देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य की अगर बात करें तो लौकिक साहित्य में हम रखेंगे जैसे व्याकरण ग्रंथ, जैसे हम रखेंगे नाटक, जैसे हम राजनीति विज्ञान से संबंधित ग्रंथ जैसे कामंदक का नीति सार, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के समान ही कामंदक का नीति सार है। इसी लौकिक साहित्य में हम रखेंगे नाटक जैसे विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम, और इसी लौकिक साहित्य में स्थान दिया जाएगा कला से संबंधित साहित्य जैसे वात्स्यायन का कामसूत्र। लौकिक का मतलब होता है यह जगत, अर्थात इस जगत से संबंधित वस्तुएं या चीजें और उन विषयों पर जो भी वर्णन मिलता है उसकी चर्चा है। अगली बात, लौकिक साहित्य के बाद एक है धार्मिक ग्रंथ। देखिए साहब, गुप्त काल में अगर आप धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं तो गुप्त काल में आपको धार्मिक ग्रंथ में एक नाम देखने को मिलता है जिसे कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। एक देखने को मिलता है जिसे कहते हैं बौद्ध ग्रंथ, और एक देखने को मिलता है जिसे कहते हैं जैन ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपके पुराण भी आ रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में आपके स्मृति साहित्य भी आ रहे हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ में आपके महाकाव्य भी आ रहे हैं। महाकाव्य, महाकाव्य दो हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। रामायण में 7 चैप्टर यानी 7 कांड है। महाभारत की अगर बात करेंगे तो 18 पर्व है। स्मृति साहित्य, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, वात्स्यायन स्मृति, या कहें याज्ञवल्क्य स्मृति। तो स्मृति साहित्य जो रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित है वो ब्राह्मण साहित्य में आएंगे। ऐसे ही बौद्ध ग्रंथ होंगे, और ऐसे ही आपको जैन ग्रंथ भी देखने को मिलेंगे जो गुप्त काल में रचित हुए हैं। तो पहला हमने प्रशस्ति, फिर लौकिक साहित्य, फिर धार्मिक ग्रंथ, और लास्ट में हम बात करेंगे विज्ञान संबंधी ग्रंथ। जैसे यहां हम बात करेंगे वराह मिहिर। वराह मिहिर का मूल नाम था मिहिर। इन्हें यानी कि मिहिर को चंद्रगुप्त सेकंड के काल में गुप्त काल का सर्वोच्च सम्मान दिया गया उपाधि के रूप में, जिसे कहते हैं वराह, और तब इनका नाम पड़ गया वराह मिहिर। वराह मिहिर जो थे ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। वराह मिहिर कहते हैं कि भारत ज्योतिष में यूनानियों का ऋणी है, और वराह मिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका, वृहत जातक, लघु जातक जैसी पुस्तकों की रचना की गई। पंच सिद्धांतिका के 5 भाग है, पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और सूर्य। तो यहां हम बात करेंगे विज्ञान संबंधी। एक हम बात करेंगे आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट के द्वारा पाई का मान दिया गया, पाई का मान 22/7 बताया गया है। और ये सारी चीज जो है ये हम चर्चा करेंगे इन विज्ञान संबंधी ग्रंथ। अब आगे चलें तो गुप्तकालीन साहित्य के संबंध में मत। गुप्तकालीन साहित्य के संबंध में मत। बोले मत क्या? देखिए, नंबर एक व्यक्ति है जिनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का कहना है कि विचारों के भी पंख होते हैं। मैक्स मूलर कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो निवासी थे आर्य, और आर्य जो थे उनका मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। और मैक्स मूलर ने गुप्तकालीन साहित्य को साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा? गुप्तकालीन साहित्य को साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है। ठीक है साहब, ये तो मैक्स मूलर। एक विद्वान और हैं जिनका नाम है बर्नेट। बर्नेट साहब कहते हैं कि गुप्तकालीन साहित्य का या गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनान में पैराक्लिस युग का है। अभी बात करते हैं बर्नेट। बर्नेट कहते हैं कि गुप्त काल का प्राचीन भारत में वही स्थान है जो यूनान के इतिहास में पैराक्लिस युग का है। बोले पैराक्लिस। देखिए साहब, पंद्रहवीं शताब्दी के आसपास अगर आप देखेंगे तो यूरोप का जो दृश्य देखने को मिलता है उसमें महत्वपूर्ण स्थान आ जाता है पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण, इटली का एक लेखक था जिसका नाम था वेसारी, और वेसारी कहता है कि कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो परिवर्तन यूरोप में 15वीं शताब्दी में दिखाई पड़ते हैं उसे कहा जाता है पुनर्जागरण। 5 से लेकर 15वीं शताब्दी तक का काल जो था वो यूरोप में अंधकार युग था, और अंधकार युग से पहले का जो काल था यूरोप का उसे एक प्रकार से समृद्ध काल कहा जाता है। और उसी समृद्ध काल की तुलना हमारे गुप्त काल से की गई है। अर्थात जिस समय यूरोप में समृद्धि थी, चाहे साहित्य के क्षेत्र में देख लें, चाहे किसी मूर्तिकला के क्षेत्र में देख लें, या किसी और क्षेत्र में देख लें, उस काल को एक प्रकार से कहा गया है पैराक्लिस युग, और उस पैराक्लिस युग की तुलना की गई है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखिएगा। एक और है विद्वान जिनका नाम है वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ, ये जो वी.ए. स्मिथ हैं ये कहते हैं कि ब्रिटेन के इतिहास में एक काल हुआ है जिसे कहते हैं एलिजाबेथियन काल, और एलिजाबेथियन काल की तुलना जो है वो गुप्त काल से की गई है। तो यहां ब्रिटेन के इतिहास के
एलिजा बेथियन एलिजाबेथियन युग की तुलना गुप्त काल से की गई। 3 बिंदु आए हैं। पहला मैक्स मूलर, दूसरा अगर हम बात करें तो बर्नेट, और तीसरा अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे वीए स्मिथ। मैक्स मूलर कहते हैं कि गुप्तकालीन साहित्य जो है ये साहित्य का पुनर्जागरण है। बर्नेट कहते हैं नहीं साहब, गुप्त काल प्राचीन भारत में वही स्थान रखता है जो यूनान में पैराक्लीज युग रखता है। और वीए स्मिथ कहते हैं कि साहब अगर देखें तो ब्रिटेन के इतिहास में एक काल हुआ है एलिजाबेथियन काल, और इस एलिजाबेथियन काल की तुलना गुप्त काल से की गई है। तो ये आपको 3 मत। अब हम आ जाते हैं हमारे चार्ट पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रशस्ति रूप या प्रशस्ति साहित्य। चलिए, तो साहित्य में सबसे हम पहले हम देख रहे हैं प्रशस्ति रूप। और प्रशस्ति में अगर आप देखें तो एक है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की अगर मैं बात करूं तो प्रयाग प्रशस्ति अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसा कि मैं पिछली कक्षा में भी बता चुका हूं, कि प्रयाग प्रशस्ति जो है ये अशोक का स्तंभ लेख है जो पहले कौशाम्बी में था और फिर इसे प्रयाग लाया गया। और प्रयाग प्रशस्ति पर कुछ पंक्तियां यानी 33 पंक्तियां हैं, ये ध्यान रखना है। ये संस्कृत भाषा में है, इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है, और इसकी जो शैली है वो ध्यान रखिएगा चंपू शैली। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हैं हरिशेन। हरिशेन और हरिशेन जो है ये समुद्रगुप्त के काल में सांधी विग्रह के पद पर थे। समुद्रगुप्त के काल में सांधी विग्रह युद्ध व संधि का मंत्री के पद पर थे। तो रचनाकार कौन हुए? तो आप बताएंगे रचनाकार जो थे उनका नाम था हरिशेन। किसके रचनाकार? प्रयाग प्रशस्ति के। कौन सी शैली में है? चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब क्या है? चंपू शैली का मतलब है गद्य व पद दोनों का मिश्रण। गद्य व पद दोनों का मिश्रण। दूसरा, ये जो हरिशेन थे, ये हरिशेन वैदर्भी व गौड़ी शैली के ज्ञाता थे। वैदर्भी एवं गौड़ी शैली के ज्ञाता थे। पूछ सकता है आपसे। अर्थात गद्य व पद के जानकार। तो पहला हो गया प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के युद्ध एवं उनकी विदेश नीति की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 13-14 की अगर बात करें तो आर्यावर्त के 3 राज्यों के प्रति उनकी नीति की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या
19-20 की अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई गई थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर 21 और 22 अगर देखें तो 8वीं राज्यों के प्रति नीति जो है 21 नंबर की पंक्ति से पता चलती है। 22 नंबर की पंक्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के काल में सीमावर्ती राज्यों की संख्या जो थी वो 5 थी। समतट, डबाक, कर्तपुर, कामरूप यानी असम और नेपाल। तो ये पूरी घटना की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रशस्ति साहित्य में पहला हो गया प्रयाग प्रशस्ति। अब बात करते हैं हम उदयगिरी गुहा लेख की, ये प्रशस्ति साहित्य में ही है। अगला है उदयगिरी गुहा लेख। देखिए साहब, एक गुप्त शासक हुए और गुप्त शासक का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे इनके द्वारा देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, विक्रमांक जैसी उपाधि ली गई। शकारी की इन्होंने उपाधि ली थी शकों को पराजित करने के बाद। इनके काल में उदयगिरी गुहा लेख है एक, हालांकि दो है लेकिन मैं यहाँ एक की बात कर रहा हूं। एक उदयगिरी गुहा लेख जो है उसके रचनाकार जो थे, रचनाकार का नाम था वीरसेन शाव। वीरसेन शाव, और ये शैव धर्म के अनुयायी थे। देखिए खुद चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, और इनके यहाँ जो वीरसेन है वो एक प्रकार से अगर देखें तो शैव धर्म के अनुयायी है। और ये वीरसेन जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के युद्ध सचिव हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, ये पाटलिपुत्र के निवासी हैं। ठीक है, बहुत सारी जो है जानकारियां ये रखते थे, जैसे व्याकरण के जानकार थे, न्याय के जानकार थे, राजनीतिज्ञ थे, कवि थे। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, राजनीतिज्ञ व कवि थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आपको ध्यान में रखना है एक उदयगिरी गुहालेख, और इस उदयगिरी गुहालेख की जो रचनाकार हैं उनका नाम है वीरसेन शाव। और वीरसेन शाव जो है शैव धर्म के अनुयायी थे, चंद्रगुप्त सेकंड के युद्ध सचिव थे, पाटलिपुत्र के निवासी थे, और व्याकरण, न्याय, मीमांसा व राजनीतिज्ञ एवं कवि थे। अगली अगर हम बात करें तो अगला देखें तो है मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति, देखिए साहब, मंदसौर प्रशस्ति जो है ये ध्यान रखिएगा, ये गुप्त शासक हुए हैं जिनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, और कुमारगुप्त की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक है। सभी गुप्त शासकों में, सभी गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के हैं और इनकी संख्या 18। पहली चीज। दूसरी चीज, कुमारगुप्त के सर्वाधिक सिक्के भी हैं।
एक और चीज, कुमारगुप्त के काल में ही पाटलिपुत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय, इस नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। और यहां एक पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। मंदसौर प्रशस्ति जो है, इस मंदसौर प्रशस्ति के रचयिता की अगर मैं बात करूं तो रचयिता थे वत्स भट्टी। वत्स भट्टी, ठीक है। और 44 संस्कृत के श्लोक हैं इसमें। क्या जानकारी मिलती है? तो तंतुवाय श्रेणी, तंतुवाय श्रेणी, तंतुवाय का मतलब है रेशम बुनकर। तंतुवाय श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया, या ये कहें कि निर्माण हेतु तंतुवाय श्रेणी के द्वारा धन दिया गया। इतना सा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो 3 प्रशस्ति है। पहली प्रयाग प्रशस्ति, दूसरी उदयगिरी गुहा लेख, और तीसरी है मंदसौर प्रशस्ति। तीनों आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे चार्ट में देखें तो पहला हुआ प्रशस्ति साहित्य। अब हम बात करेंगे लौकिक साहित्य। चलिए, लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य को अगर हम विभाजित करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं कथा साहित्य। कथा साहित्य, कथा साहित्य की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है पंचतंत्र। एक बुक है जिसका नाम है पंचतंत्र, और इस पंचतंत्र के जो लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा। लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। ठीक है। 50 से ज्यादा भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद हो चुका है। ये एक प्रकार से कहानी है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। संस्कृत साहित्य है सारे के सारे, और इन कहानियों में नैतिकता की बात की गई है। 5 भाग हैं और ये बताया गया है कि जीवन में कौन अपना है और कौन परा है। मित्र भेद की अगर बात करें तो एक कहानी है मगरमच्छ और बंदर की, आपने सुनी होगी। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता है, उस कहानी से संबंधित। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानी है जो कि पंचतंत्र से मिलती है, जिसे आज तक हम सुनते आए बचपन से।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा है व्याकरण साहित्य। दूसरा हम बात करें तो है व्याकरण साहित्य। व्याकरण साहित्य में एक पुस्तक आपको ध्यान में रखना है, चंद्र गोमिन की पुस्तक है चंद्र व्याकरण। तो पहले मैं पुस्तक का नाम लिख देता हूं, चंद्र व्याकरण। संस्कृत में ही है, बंगाल के थे लेखक। लेखक हो गए साहब चंद्र गोमिन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली चीज, नाटक की अगर हम बात करें तो नाटक में एक तो कालिदास, एक विशाखदत्त, एक शूद्रक और एक भास। नाटक ग्रंथ, और नाटक ग्रंथ में हम नाम ले सकते हैं एक तो कालिदास के नाटक, अभी मैं बताऊंगा आपको। कालिदास के नाटक के अलावा विशाखदत्त, विशाखदत्त की दो पुस्तकें हैं, एक मुद्रा राक्षस और एक है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस की अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस जो है, ये जो पुस्तक है, इससे जानकारी मिलती है कौटिल्य के द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं की। कौटिल्य के काल में धनानंद जो था मगध का शासक था, और कौटिल्य तक्षशिला के अध्यापक थे, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से सिकंदर का आक्रमण हो रहा था। तो सिकंदर को भारत से बाहर निकालने के लिए जो कौटिल्य के द्वारा योजनाएं बनाई गई थी, उन योजनाओं की जानकारी जो है वो मुद्रा राक्षस से मिलती। ठीक है। फिर एक विद्वान है जिनका नाम है शूद्रक। शूद्रक की मृच्छकटिकम, और एक हम बात करेंगे भास। भास जो है, भास के द्वारा एक नाटक की रचना की गई है जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। इनका एक नाटक, स्वप्न वासव दत्ता। तो नाटक ग्रंथ हो गए। एक दो जिन पर विस्तार से चर्चा करनी है उन पे मैं, जैसे कालिदास खंड काव्य, महाकाव्य, ठीक है, इन पर मैं चर्चा करूंगा। नाटक पर मैं चर्चा करूंगा। ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से आप पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको ज्यादा समय तक याद रहे। फिर आइए शासन संबंधी ग्रंथ। तो शासन संबंधी ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो शासन संबंधी ग्रंथ जो है ये है कामंदक। एक विद्वान हुए हैं, कामंदक की पुस्तक का नाम है नीतिसार। नीतिसार, बोले नीतिसार में क्या है? नीतिसार में राज्य के बारे में बताया गया है, राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार कामंदक की ये पुस्तक है जिसका नाम है नीतिसार। ठीक है। आगे अगर देखें तो लौकिक साहित्य में ही आगे बढ़ते हैं तो एक है काव्य। काव्य साहित्य। अब काव्य साहित्य में पहला है, कालिदास को भी ले सकते, एक है भारवी। भारवी की पुस्तक किराता अर्जुनियम।
किराता अर्जुनियम की अगर बात करें तो भगवान शिव और अर्जुन के बीच के संवाद का इसमें वर्णन मिलता है। एक और है काव्य में, जिनका नाम है बृहतमेंट और यग्रीव वध नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। यग्रीव वध, ये पूछा नहीं गया है, अगर बाई चांस पूछ ले तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो कला साहित्य, कला साहित्य में आपको वात्स्यायन की पुस्तक जो है, वात्स्ययन की पुस्तक का नाम है काम सूत्र। इसमें धर्म, अर्थ और काम, विशेष रूप से काम को ध्यान में रखते हुए वर्णन किया गया है। अब एक एक जो इम्पोर्टेंट है लौकिक साहित्य, उनको हम लेते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। तो ये हमने पहले चार्ट बनाया कि लौकिक साहित्य, पहले कथा, देन व्याकरण, फिर नाटक, फिर शासन संबंधी ग्रंथ, फिर इसके बाद अगर देखें तो काव्य, कालिदास, एक काव्य में याद रखिएगा बृहतमेंट की पुस्तक है हयग्रीव वध, और कला साहित्य में वात्स्यायन की पुस्तक कामसूत्र। अब लौकिक साहित्य में ही पहला है विद्वान भास। तो यहां मैं लौकिक साहित्य लिख दूं, भास। तो भास जो है लौकिक संस्कृत साहित्य के, या लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार, पहली चीज। लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रथम साहित्यकार। एक चीज, इनके द्वारा 13 नाटकों की रचना की गई है साहब। 13 नाटकों की रचना की गई, जैसे स्वप्न वासवदत्ता, दरिद्र चारुदत्त, जैसे स्वप्न वासवदत्ता, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिज्ञा योगंधरायण, एग्जाम्पल है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए। अब ये जो स्वप्न वासव दत्ता है, इसमें वत्सराज उदयन और अवंती की राजकुमारी वासव दत्ता का प्रेम प्रसंग है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें वत्सराज
उदयन व अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता का प्रेम प्रसंग है और भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक, भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक। तो लौकिक साहित्य में सबसे पहले हमने देखा भास को। भास भास संस्कृत साहित्य, लौकिक साहित्य के पहले साहित्यकार माने जाते हैं और फिर इनके द्वारा 13 नाटकों की रचना की गई है, जिसमें से स्वप्न वासवदत्ता, दरिद्र चारुदत्त और प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिज्ञा योगंधरायण प्रमुख है। और स्वप्न वासवदत्ता से क्या जानकारी मिलती है? तो स्वप्न वासवदत्ता से जानकारी मिलती है वत्सराज उदयन व अवंती की राजकुमारी के मध्य प्रेम प्रसंग की। अब बात कर लेते हैं हम कालिदास। कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास के ग्रंथों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है महाकाव्य, और महाकाव्यों की संख्या है 2। दूसरा है खंड काव्य, खंड काव्य को गीति काव्य भी कहते हैं और खंड काव्य की संख्या भी है 2। और तीसरा जो है वो है नाटक, और नाटक की संख्या है 3। ठीक है, अब बात करें यहां महाकाव्य में, तो कालिदास के द्वारा रचा गया, अगर आपसे पूछे कि पहला महाकाव्य कौन सा है, प्रथम महाकाव्य, तो आप बताएंगे कुमार संभव। पहला महाकाव्य कौन सा? कुमार संभव। और अगर ये पूछे कि कालिदास के द्वारा रचित श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, श्रेष्ठ महाकाव्य जो है वो है रघुवंश। 2 हो गए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें खंड काव्य में, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कालिदास के द्वारा रचित प्रथम खंड काव्य जो है वो है ऋतु संहार। कितनी ऋतुएं होती है साहब? 3 की 6। पहली ऋतु होती है गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद फिर हेमंत, फिर शिशिर, और लास्ट में अगर वापस देखें तो फिर बसंत। कहने का मतलब है कि ये ऋतु संहार जो ग्रंथ है, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जिसकी शुरुआत ग्रीष्म ऋतु से लेकर और बसंत ऋतु तक होती है। फिर आ जाइए नाटक की बात करें। प्रथम नाटक
कालिदास के द्वारा रचा गया प्रथम नाटक कौन सा था? तो बताएंगे मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम कौन सा नाटक रचा गया है? मालविकाग्निमित्रम। और कालिदास का सर्वोत्कृष्ट नाटक कौन सा है या रचना कौन सी है? कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना यह है साहब अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह के प्रश्न कि कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा प्रथम है। तो आप याद करके जाइए, प्रथम महाकाव्य, काव्य कैसे कुमार, श्रेष्ठ महाकाव्य राम जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे याद कर लीजिए। प्रथम खंड काव्य, तो प्रथम खंड काव्य जो है वो है ऋतु संहार। फिर अगर हम बात करेंगे पहला नाटक, तो पहला नाटक मालविकाग्निमित्र। और सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है? तो आप बताएंगे सर्वोत्कृष्ट रचना जो है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाभारत से ली गई है। अब बात करते हैं कालिदास के महाकाव्यों की। चलिए, कालिदास के महाकाव्य, देखिए साहब, महाकाव्य किसे कहते हैं? जब किसी पुस्तक में किसी वंश या व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन मिल जाए तो उसे कहते हैं महाकाव्य। और वैसे देखा जाए तो हमारे दो महाकाव्य हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था गुप्त काल में ही, ठीक है। लेकिन हम यहाँ कालिदास के महाकाव्यों की बात कर रहे हैं, तो प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य में अगर हम देखें तो पहला महाकाव्य है कुमार संभव। ध्यान रखिए साहब, कुमार संभव। अब ये कुमार संभव जो है, कुमार संभव का मतलब है, यहां पर इसका अर्थ अगर आप देखें, कुमार का जन्म। कुमार कौन? तो कुमार जो है वो है कार्तिकेय। कार्तिकेय मीन्स भगवान शिव के पुत्र। कहने का अर्थ है कि इस ग्रंथ में कार्तिकेय के जन्म की कथा है। कार्तिकेय के जन्म की कथा है, किसमें? कुमार संभव में। एक चीज। दूसरा, ये जो ग्रंथ है कुमार संभव, ये ध्यान रखिएगा 17 सर्गों में विभक्त है। ये भी आपसे सवाल बनता है कि कितने सर्गों में विभक्त है। और एक चीज, इस ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ये ग्रंथ कहते हैं कि अधूरा रह गया। कहा जाता है कि कालिदास ने वर्णन किया शिव पार्वती से संबंधित, और उस वर्णन को लेकर कुछ जो माँ सरस्वती हैं वो नाराज हो जाती है, और कालिदास से जो उनका सरस्वती का गुण था वो एक प्रकार से छीन लिया जाता है, और ये ग्रंथ अधूरा ही रह जाता है। तो महाकाव्य पहला है कुमार संभव। कुमार संभव का मतलब कुमार का जन्म, कुमार मतलब कार्तिकेय, और कार्तिकेय के जन्म की कहानी है, 17 भागों में है। दूसरा महाकाव्य, उसकी चर्चा कर लेते हैं।
नंबर 2 पर है रघुवंश। दूसरा कौन सा है? रघुवंश। रघुवंश जो है ये महाकाव्य जो है 19 सर्गों में विभक्त है। 19 सर्गों में विभक्त, और इसकी शुरुआत मां पार्वती व शिव की स्तुति से होती है। और आपको बताऊं, इस महाकाव्य में इक्ष्वाकु वंश के इक्ष्वाकु वंश के 29 राजाओं की जानकारी मिलती है, जिसमें राम जी के पूर्वज भी आ गए, और इस 29 इक्ष्वाकु राजाओं की शुरुआत जो है दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक। ये भी आपसे पूछ सकता है कि राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक। तो दो महाकाव्य, एक का नाम था कुमार संभव, एक का नाम है रघुवंश। अब हम बात कर लेते हैं खंड काव्य या गीति काव्य, जो कि कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। तो चलिए, अब है खंड काव्य। सब संस्कृत में है, इनको गीति काव्य भी कहते हैं सब। ठीक। अब खंड काव्य की अगर बात करें तो पहला 1 नंबर पर मैं ले लेता हूं ऋतु संहार। पहला है ऋतु संहार। ठीक है भाई। अब ऋतु संहार जो है, इसकी हम बात करें तो ये 6 सर्गों में विभक्त है। ठीक। और 6 सर्गों में विभक्त होने के साथ साथ ही 6 ऋतुओं की जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ की शुरुआत बसंत ऋतु से और सॉरी, इस ग्रंथ की शुरुआत बसंत नहीं, ग्रीष्म ऋतु से। बताया था मैंने पहले भी। शुरुआत ग्रीष्म ऋतु से तथा इस ग्रंथ का अंत बसंत ऋतु। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, बोलो 6 ऋतु कौन कौन से? तो पहली ऋतु ग्रीष्म, दूसरी वर्षा, तीसरी शरद, 3 तो आपको याद है, शरद को ही पतझड़। फिर है हेमंत, फिर है शिशिर, और फिर है बसंत। हेमंत, शिशिर और बसंत। शिशिर में ही सभी प्रकार के रोग होंगे, सभी रोगों की माता कहते हैं सर। सबसे सुखद एवं आरामदायक है हेमंत। 6 हो गए, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना।
अब बात कर लेते हैं अगला खंड काव्य जिसका नाम है मेघदूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य अगला जो है उसका नाम है मेघदूत। मेघदूत जो है ये दो खंडों में विभाजित है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें क्या है, एक विरही यक्ष है और विरही यक्ष व उसकी प्रियतमा का वर्णन है। मेघ के माध्यम से वो संदेश भेजता है। तो विरही यक्ष व प्रियतमा के वियोग का वर्णन है। तो खंड काव्य दो हो गए, एक महाकाव्य हो गया। अब हम कालिदास के नाटक की बात कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कालिदास के नाटक। तीन नाटक हैं, तीनों नाटकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी करनी है। देखिए साहब, कालिदास के नाटक की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से कालिदास के तीन नाटक हैं। पहला है, अगर देखें तो मालविकाग्निमित्रम। ये जो मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक है, ये ध्यान रखिएगा 5 अंकों में है और इसमें मालविका व अग्निमित्र की कहानी है। 5 अंकों में विभक्त, और एक ध्यान रखना है, मालविका व शुंग वंश के शासक के रूप में हम देख सकते हैं अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। तो मालविका व अग्निमित्र के प्रणय कथा का वर्णन है। फिर एक है जिसका नाम है विक्रमोवर्ष्यम। ये विक्रमोवर्ष्यम नाटक जो है, ये भी ध्यान रखिएगा 5 अंकों में विभक्त है और इसमें उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा की जानकारी मिलती है। उर्वशी व पुरूरवा की प्रणय कथा की जानकारी मिलती है। कहते हैं कि स्वर्ग की अप्सरा थी और एक पुरूरा ऋषि थे, उनके बीच जो प्रेम संबंध है उसके बारे में एक प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। अगला और अंतिम नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये जो नाटक है ध्यान रखिएगा, ये 7 अंकों में
7 अंकों में विभक्त है और इस नाटक में राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम, फिर वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। और इसकी कहानी जो ली गई है वो महाभारत के आदि पर्व से ली गई है, ध्यान रखिएगा। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। तो ये थे आज की कक्षा। हालांकि कंप्लीट नहीं हुए हैं हमारे साहित्य। हमने यहाँ से शुरुआत की थी गुप्तकाल पार्ट 4 और इसमें हमने गुप्तकालीन साहित्य की बात की है। गुप्तकालीन साहित्य में हमने देखा कि नाटक का जो विषय है वो प्रेम प्रधान है, अंत है सुखांत। संस्कृत साहित्य का स्वर्णिम काल है। गुप्तकाल की राजकीय भाषा संस्कृत है। कालिदास के अगर नाटक देखेंगे तो संस्कृत और प्राकृत में। फिर शूद्रक का जो अंत है वो दुखांत है, ये हमने चर्चा की। फिर प्रशस्ति, लौकिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ और विज्ञान संबंधी ग्रंथ। फिर हमने देखा कि गुप्तकालीन साहित्य के संबंध में मत मैक्स मुलर कहते हैं पुनर्जागरण काल है। बर्नेट कहते हैं नहीं साहब, इसकी तुलना हम कर सकते हैं पेराक्लीज युग से। और वी स्मिथ कहते हैं नहीं साहब, इसकी जो तुलना कर सकते हैं एलिजाबेथियन युग से की जाती है। तो 3 नाम आपको ध्यान में रखना। फिर प्रशस्ति में हम आए, प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन इसके रचनाकार। फिर हमने बात की उदयगिरी गुहा लेख की, वीरसेन शाव। फिर मंदसौर प्रशस्ति वत्स भट्टी और तंतुवाय से संबंधित हमने बात की है। इसके बाद देखें तो लौकिक साहित्य में कथा साहित्य के बाद व्याकरण साहित्य, नाटक ग्रंथ और शासन संबंधी। तो कथा में पंचतंत्र, व्याकरण में चंद्र व्याकरण, नाटक में कालिदास, विशाखदत्त और शूद्रक व भास। शासन में हमने देखा कामंदक की पुस्तक नीति सा। लौकिक साहित्य में पहला और देखा हमने काव्य साहित्य तो कालिदास, भारवी और एक मैंने आपको बताया भरतमेंट, ठीक है, यज्ञग्रीव, वध। और कला साहित्य में अगर देखें तो हम वात्स्यायन की पुस्तक कामसूत्र। फिर हमने सबसे पहले भास पर चर्चा की, 13 ग्रंथ लिखे। लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रथम साहित्यकार ग्रंथ हैं स्वप्न वासव दत्ता, दरिद्र चारुदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, ठीक है, उदयन और अवंती की राजकुमारी वासव दत्ता की कहानी। फिर कालिदास पर आए, खंडकाव्य, महाकाव्य और लास्ट में हमने कालिदास के नाटक लिखे। इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।